हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से दोस्तों आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं, जहां पे हम बात करेंगे फुटवेयर इंडस्ट्री के ऊपर। दोस्तों हम शुरुआत में फुटवेयर इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि क्या यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, ग्रोथ है कि नहीं है। अगर ग्रोथ हमें दिखता है तो हम कौन सी कंपनी में पैसा लगाएंगे, और वो जो कंपनी है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे उसकी फेयर वैल्यूएशंस की डिटेल में दोस्तों जानकारी लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम फुटवेयर इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन ले लेते डॉक्टर शेख जैद प्रयागराज से। डॉक्टर जैद को मैं आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर जैद प्रयागराज से है दोस्तों, डेंटिस्ट है, अपने खुद के प्रोफेशन के साथ वो एक इन्वेस्टर है और सीख के वो काम कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच वो शेयर करेंगे फुटवेयर इंडस्ट्री की डिटेल। या वेलकम जैद भाई। थैंक यू पीयूष सर एंड वेलकम दोस्तों। तो फुटवेयर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने से पहले हम ये देख लें क्या फुटवेयर इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर है कि नहीं, कि अगर हम यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं तो क्या इंडस्ट्री चलने वाली है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ डेटा है। सबसे पहले हमारे पास है कि पर कैपिटा पेयर ऑफ फुटवेयर मींस जो पर पर्सन है हम कितना एवरेज फुटवेयर यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया का आता है 1.9 की ऑलमोस्ट 2 जोड़ी जूते हर इंडिया का एवरेज पर्सन ले रहा है। बट वहीं पे अगर हम देखें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज है, वहां पे हम देखते हैं कि 6 से 8 पेयर एक एवरेज पर्सन यूज करता है। इट मींस ये जो सेक्टर है ये अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, यहाँ पे एक एक्सपेंशन का अच्छी उम्मीद है। सेकेंड डेटा जो हमारे पास आता है वो है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का पेनिट्रेशन। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का पेनिट्रेशन क्यों देखना चाहिए? बिकॉज इंडिया में जब हम लोग कर रहे थे, इतना बिजनेस कर रहे थे, तो ज्यादातर हिस्सा अनऑर्गेनाइज था, वो धीमे धीमे ऑर्गेनाइज होता गया। तो यही पे हम देखें कि 2015 में अगर हम फुटवेयर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास सिर्फ 23% का मार्केट शेयर था। वहीं पे वो बढ़ते बढ़ते 31% हुआ 2020 में, और 2021 तक वो 35% तक का हो गया। और ये मैं एक्सपेक्ट करते हैं कि बढ़ते बढ़ते 2025 तक 38% का हो जाएगा। तो एक बात ध्यान देने की यहाँ पे कि 2015 से 2020 के बीच में इतना बड़ा जंप कैसे आया? बिकॉज यहाँ पे हम जीएसटी का एक बहुत अच्छा इंपैक्ट देखते हैं। जीएसटी का इंपैक्ट किस तरह से कि जैसे ही जीएसटी लागू हुई तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को यहाँ से बहुत बड़ा फायदा हुआ। तो हमने देखा कि अनऑर्गेनाइज से हम ऑर्गेनाइज की तरफ बढ़ते गए। तो ये जो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का जो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, ये हमारी लिस्टेड फुटवेयर कंपनीज को एक अच्छा ग्रोथ देने को लाजिम करेगा। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वहां से उनको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट जो डेटा हमको मिलता है वो मिलता है कि हम लोगों की जो स्पेंडिंग है 2015 में देखें तो ज्यादातर 62% तक का मास मार्केट 62% का शेयर लेता था। वहीं पे जब हम 2020 की बात करें तो मास प्रोडक्ट्स जो है वो 56% का, और जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया। मींस हम अपने प्रोडक्ट्स के प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ जाने की, प्रीमियम प्रोडक्ट्स को बाय करने के टेंडेंसी रख रहे हैं। इट मींस प्रीमियमाइजेशन होगा हमारे खरीदने के हैबिट्स में। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं, यहां से हमें ये तो उम्मीद है कि आने वाले समय में ऑर्गेनाइज्ड रिटेल को एक अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। यहां से हम 15% तक का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। मींस फ्यूचर में इस इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट 15% का ग्रोथ मिलना चाहिए। अगर हम यहीं पे देखें कि इस साल हुआ क्या, सर डाउन प्लीज। इस साल अगर हम देखें तो लिस्टेड कंपनीज में हमारे पास तकरीबन 10 कंपनीज लिस्टेड है। उसका जो सेल्स का सबसे बड़ा प्लेयर है वो कौन है? बाटा इंडिया। 28% का शेयर रखता है बाटा इंडिया, देन रिलैक्सो, देन मेट्रो ब्रांड एंड देन कैंपस। ये 4 कंपनीज मिलके मोर देन 75% का सेल्स में मार्केट शेयर रखती हैं। राइट फ्रेंड्स, हमने ये तो देख लिया कि मार्केट शेयर का सबसे बड़ा प्लेयर था बाटा। पर अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में बात करें तो इन 10 कंपनीज का लॉन्ग टर्म ग्रोथ एवरेज 11% निकल के आ रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मेट्रो, कैंपस और खादिम जैसी कंपनीज का हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं देखने को मिला। जो बची हुई कंपनीज का लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो वहां पे मेजर प्लेयर रिलैक्सो एंड लहर है जो कि 11 से 13% का लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमको दे रही है। वहीं पे बाटा इंडिया जो कि आजादी से पहले की कंपनी है, उसने सिर्फ 6% का लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमको दिखाया है। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म तो हमने देखा कि अच्छा दे चुका है, बट करंट ईयर में क्या हुआ? तो अगर हम करंट ईयर ग्रोथ के बारे में बात करें
तो इंडस्ट्री का करंट ईयर का ग्रोथ हमें देखने को मिला 18%। यहाँ पे हमने देखा कि ज्यादातर कंपनीज ने अच्छा ग्रोथ दिया, डबल डिजिट अच्छा ग्रोथ दिया है, बट यहाँ पे रिलैक्सो ने सिर्फ 5% का करंट ईयर सेल्स ग्रोथ दिया। इट मींस कि अगर हम रिलैक्सो में इन्वेस्टेड है तो हमें थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए, जब पूरी इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज अच्छा ग्रोथ दे रही है तो रिलैक्सो क्यों नहीं दे पा रही, राइट फ्रेंड्स। अगर हम मार्जिन का कंपेयर करें तो मार्जिन कंपैरिजन में इंडस्ट्री का मार्जिन एक्सपैंड हुआ है, 7% से बढ़ के 8% का आया। हमने देखा ज्यादातर कंपनीज के मार्जिन बढ़े हैं, जैसे बाटा इंडिया का 4 से 9% हो गया है, मेट्रो का 16 से 17% हो गया है। वहीं पे रिलैक्सो का भी मार्जिन 9% से घटकर 6% हुआ है। इट मींस कि अगर हम रिलैक्सो में इन्वेस्टेड हैं तो हमको ये जरूर देखना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में क्या गड़बड़ हो रही है। ओवरऑल अगर हम इंडस्ट्री में देखें तो पुरानी कंपनीज में हमारे पास देखने को मिलती है बाटा एंड रिलैक्सो, जिसमें कि बाटा का ग्रोथ हमें अच्छा नहीं मिल रहा है और रिलैक्सो में लॉन्ग टर्म में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, शॉर्ट टर्म में हमें ये देखने को मिला उसमें कुछ प्रॉब्लम है। और जो बाकी कंपनीज है जैसे कि मेट्रो ब्रांड एंड कैंपस, वो अभी न्यूली लिस्टेड कंपनीज है, राइट फ्रेंड्स। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है रिलैक्सो में, तो आइए चले हम अशोक भाई के पास ये देखने के लिए कि आखिर रिलैक्सो में हुआ क्या शॉर्ट टर्म में, क्या हमें इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या फिर हमें इसमें अपना शेयर कम करना चाहिए, ये हम देखेंगे अशोक भाई के पास। उससे पहले मैं प्लीज मैं पीयूष सर को इनवाइट करना चाहूंगा इस पूरे प्रेजेंटेशन में कुछ कमी हो बताएं प्लीज। थैंक यू सर। या ग्रेट जैद भाई, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपसे मिली है और मुझे बहुत खुशी होती है जब ये पूरी आपसे, जब मैं इंडस्ट्री पूरी देख रहा था कि चलो जब हम इन्वेस्ट करते थे तब खाली 3-4 कंपनियां हुआ करती थी ये सेक्टर में, और देखो आज धीमे धीमे कंपनियां बढ़ रही है। क्यों? सेम जो आपने डेटा बताया, ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है, हम नई नई कंपनियां लिस्टेड होती देख रहे हैं और हमें भी देखो अपॉर्चुनिटीज नई नई मिल रही है, राइट। तो एवरीथिंग इज क्लियर जो आपने बोला। यस, बाटा एंड रिलैक्सो आर लीडर, राइट, जिसमें बाटा इज मल्टीनेशनल कंपनी। ग्रोथ हमें अच्छे ग्रोथ की उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छा ग्रोथ दिया है रिलैक्सो ने, लेकिन इस बार का ग्रोथ हमें ध्यान करने जैसा है। ऐसा क्या हुआ कि पूरी इंडस्ट्री ने ग्रोथ किया और रिलैक्सो ने नहीं? दिस इज अनसिस्टमेटिक रिस्क। इंडस्ट्री जब बुरे हाल में हो तब कंपनी बुरे हाल में हो तो चलता है, पर जब इंडस्ट्री ने ये साल अच्छा किया तब अगर अपनी कंपनी ने अच्छा नहीं किया तो इसको बारीकी से देखना पड़ेगा और हमें अशोक भाई से इसका जवाब चाहिए होगा कि रिलैक्सो में क्या प्रॉब्लम हुआ और अब क्या उसका सॉल्यूशन आया है। क्योंकि फुटवेयर लंबे समय में हमें अच्छा ग्रोथ देने वाला है, तो पैसा तो लगा हुआ होना ही चाहिए, पर क्या कोई गलती तो नहीं है? हमें हमारी जो कंपनी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो समय पे जब हम इन्वेस्ट करते थे तब कोई चॉइस नहीं थी। रिलैक्सो वाज अ डेट फ्री कंपनी, इट वाज गुड ग्रोइंग, एवरीथिंग इज फाइन। पर क्या अभी कोई और अपॉर्चुनिटी हुई है? इमीडिएट डिसीजन नहीं लेने का ऐसी चीजों में दोस्तों, राइट। ऐसा बहुत सी बार होता है। जैसे मैं एक और उदाहरण भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस बार वोल्टास ने परफॉर्म नहीं किया है, राइट और रॉन्ग, राइट। क्योंकि वोल्टास एक लीडर कंपनी है, ग्रोथ उसका बहुत अच्छा है। इस बार भी उनके एसी बहुत बिके, फिर भी आपको ग्रोथ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनका दूसरा जो बिजनेस था जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें वो लीडर है, उसने इस बार परफॉर्म नहीं किया 2 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से, राइट। तो क्या हम नेगेटिव हो जाएंगे वोल्टास से? नहीं, अब इस बार से वापस ग्रोथ होना शुरू, राइट। तो ऐसा कभी कभार 15-20 सालों में अगर 1-2 मौके आते हैं तो उसमें कॉशियस रहना चाहिए, पर इमीडिएटली नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। फिर भी हम अशोक भाई से जवाब मांगेंगे, क्योंकि सुधार दिखना चाहिए। सुधार ना दिखे, डेफिनेटली वी नीड टू स्टे कॉशियस, राइट। तो चलो हम फेयर वैल्यूएशंस और करंट ट्रेंड के बारे में अशोक सुनागरा जी से इंफॉर्मेशन लेंगे। अशोक भाई राजकोट के हैं, राइट, और राजकोट में अशोक भाई हॉस्पिटल में सर्व करते हैं, राइट। तो अपनी प्रोफेशन के साथ, अपनी जॉब के साथ वो बड़े पुराने इन्वेस्टर है, 1990s के समय के इन्वेस्टर है, अच्छा अनुभव है और रिसर्च भी वो बेहतरीन करते हैं। तो चलो हम जानते हैं अशोक भाई सुनागरा से, व्हाट इज द फेयर वैल्यू एंड करंट ट्रेंड ऑफ रिलैक्सो। वेलकम अशोक भाई। मेरे मित्र शाहिद सर ने जो आपको फुटवेयर इंडस्ट्रीज के बारे में बताया, तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो फुटवेयर इंडस्ट्री है बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। जैसे हम एक बात करें कि रामायण के टाइम में भी भरत जी से जो वनवास गए थे राम जी, तो उसने अपनी चरण पादुका लेके गए थे। मतलब कि उस समय भी ये चरण पादुका का रिवाज था।
मतलब ये उतनी पुरानी इंडस्ट्रीज है। लेकिन समय के साथ वो जो हम चप्पल के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, अभी हम करते हैं। तो लेकिन हम जिस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले दोस्तों, वो रिलैक्सो। ये जो रिलैक्सो है, ये कोई प्रीमियम ब्रांड यानी कि प्रीमियम लोगों के लिए नहीं है। ये जो है मिडल टू लोअर कम्युनिटी और लोअर जो इनकम वाले लोग है, उसकी ही फेवरेट ब्रांड है। उसके लिए ये इंडस्ट्रीज अपनी चप्पल की ब्रांड बनाती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी में अभी जो मार्जिन नहीं आया, उसका सेल्स गिरा, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो ये इंडस्ट्रीज है 22,000 करोड़ का मार्केट कैप रखती है, और उसने इस साल अगर हम देखिए इस इंडस्ट्रीज के, तो 2000 के अंदर जो ये इंडस्ट्रीज 201 करोड़ का 140 करोड़ का जो सेल्स करती थी दोस्तों, जो अभी इस साल 27,000 करोड़ का उसका सेल्स हो गया है। तो देखिए दोस्तों, जो 2001 के अंदर जो 140 करोड़ का जो उसका सेल्स था, आज उसके बराबर, उससे ज्यादा प्रॉफिट में आ गई है। मतलब ये जो इंडस्ट्रीज है, ये जो कंपनी है, उत्तरोत्तर कभी भी वो उसने अपना सेल्स गिराया नहीं, उत्तरोत्तर प्लस ही करती आई है। मतलब ये है, इसमें अगर हम देखते हैं दोस्तों, 2006 के अंदर वो सिर्फ 5.1 करोड़ पेयर सेल कर रही थी, जबकि इस साल उसने 17,100 पेयर सेल्स किया है। मतलब उसके अंदर भी उसकी ग्रोथ हो रही है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि उसने जो, अब हम परसेंटेज के हिसाब से देखिए, टाइम्स के हिसाब से, तो जो ये पूरे ये जो 2001 से 2023 तक उसका जो सेल्स है 18 टाइम बढ़ा है, उसका प्रॉफिट 44 टाइम बढ़ा है। तो मतलब ये इंडस्ट्रीज अच्छा काम कर रही है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो अब हम देखते हैं, तो अगर लास्ट ईयर के अंदर, मतलब करंट ईयर के अंदर हम देखते हैं, तो उसका जो सेल्स ग्रोथ आया है 5% के हिसाब से आया है, और प्रॉफिट जो है -34% का आया है, ईपीएस भी 30%, और मार्जिन जो 9% का आया है इस साल का। तो लेकिन अगर हम करंट ट्रेंड में देखिए कि करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, अगर हम यहाँ करंट ट्रेंड के अंदर देखते हैं, तो करंट ट्रेंड के अंदर हम Q1 के अंदर लो बेस की वजह से हमें इस Q1 के अंदर 34% का ग्रोथ मिला था, जबकि H1 पे आके यहाँ पर 10%, मतलब कि सेल्स के अंदर गिरावट आई। 9 मंथ के अंदर और सेल्स में गिरावट आई 3% का, और अभी जो करंट ईयर आया है, यहाँ पर हमें 5% का ग्रोथ मिला है। इसी तरह हम प्रॉफिट, लेकिन ये गिरावट कंटिन्यूसली आ रही, इसकी वजह क्या है? तो यहाँ हम नीचे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो Q1 के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं कि Q1 के अंदर कंपनी ने जो इन्फ्लेशन की वजह से उसका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, उसकी प्राइस बढ़ गई, उसको एडजस्ट करने के लिए कंपनी ने रिस्क लिया। उसने अपनी जो पेयर की प्राइस बढ़ाई, जो Q1 के लास्ट क्वार्टर के अंदर जो 164 रुपीज प्राइस थी, वो Q1 के अंदर उसने 172 कर दी। तो जैसे ही उसने ये प्राइस बढ़ाई, तो दोस्तों जो परचेस करने वाली जो पर्सन थे, वो लोअर टू मीडियम लोग थे, तो उसको ये प्राइस है वो इसकी इफेक्ट उसके सेल्स में आई, इसकी वजह से उसका सेल्स गिरता गया। लेकिन धीरे धीरे करके उसने ये प्राइस करके अभी ये जो Q4 आया है, तो वहां पर उसने अपने पहले वाली जो प्राइस थे वहीं पर उसने ये एडजस्ट कर दिया है, जो कि अभी Q4 के अंदर 145 रुपीज अपने पेयर की प्राइस ला दी है। तो इसीलिए अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखते हैं दोस्तों, तो क्वार्टर टू क्वार्टर हम Q1 के अंदर 34% का जो लो बेस की वजह से दिखा रहा है, क्वार्टर के अंदर -6% का, और Q3 के अंदर -9% का। लेकिन अगर देखते हैं दोस्तों, ओनली Q4 के अंदर हमें 10% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मतलब इस क्वार्टर में उसने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम पेयर टू पेयर देखिए, तो यहाँ पर हमें Q1 के अंदर -10% की पेयर की जो सेल्स थी उसमें गिरावट आई थी, Q2 में 15% की, Q3 में 9%। लेकिन जो ये अपने प्राइस एडजस्ट किए, उसकी वजह से उसकी सेल्स में जो हमें जो जंप दिखाई दिया है, तो ये जो टर्न अराउंड हम देखते हैं, तो यहाँ पर 24% का, यस दोस्तों, 24% का जंप सिर्फ हमें Q4 के अंदर दिखाई दे रहा है। अगर हम एन्युअली का कंपेयर करेंगे, तो हमें एन्युअली -2% का ग्रोथ दिखेगा। लेकिन दोस्तों, हमें ये ध्यान में रखते हैं
कि जो ये 24% का इस क्वार्टर से जो टर्न अराउंड हुआ है, क्योंकि ये पिछले 3 क्वार्टर में माइनस ग्रोथ आ रहा था, लेकिन ये जो एकदम सबसे अच्छा ग्रोथ इस क्वार्टर में सेल्स के फिगर में, जो पेयर के फिगर में आया है, ये टर्न अराउंड हो सकता है। इसकी वजह से दोस्तों उसके जो प्राइस एक्सेस हुए, तो इसकी वजह से इस क्वार्टर का जो हमें सेल्स ग्रोथ है वो भी 10% का आया है, और मार्जिन भी देखिए 8.3 आया है, जो कि पिछले 3 क्वार्टर से वो कंटिन्यूअसली गिर रहा था। मतलब कि उसके सेल्स और ये जो मार्जिन है इस क्वार्टर में प्राइस की वजह से वो टर्न अराउंड हुआ है, ऐसा हम कहेंगे। अब हम देखते हैं दोस्तों करंट ईयर के अंदर जो करंट ट्रेंड, करंट एस्टिमेशन क्या है। तो हम ये जो Q1 के जो एस्टिमेशन है उसको अगर हम कंसीडर करते हुए यहाँ पर ख्याल रखते हैं कि 24% की पेयर का ग्रोथ है, सेल्स का ग्रोथ 10% है और मार्जिन 8.3% है, तो इसको अगर हम ध्यान में रखिए, क्योंकि देखिए दोस्तों हमें ये जो कोविड के और इन्फ्लेशन की वजह से इसका जो कंटिन्यूसली जो प्रॉफिट ग्रोथ मार्जिन जो गिर रहे थे, लेकिन ये जो मार्जिन अभी 8% का मिला है, तो इसकी वजह से जो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों करंट ईयर में हमें 2% का 5% का सेल्स ग्रोथ मिला है और प्रॉफिट -34% का मिला है। लेकिन अगर हम 5 ईयर पिछले 5 वर्ष का अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो 4% का सेल्स ग्रोथ था, जो कि प्रॉफिट -3% का था। इसी तरह हम लॉन्ग टर्म यानी कि 10 ईयर का अगर हम देखते हैं तो यहाँ में सेल्स ग्रोथ 11% का है और प्रॉफिट 9% का, और पूरे पिछले 20 साल का अगर हम देखते हैं मतलब 16% का ग्रोथ है सेल्स का और 21% का। तो दोस्तों मतलब कंपैरिजन अगर हम करें तो 12 से 15% का कंपेरेटिवली लॉन्ग टर्म ग्रोथ हमें इस कंपनी से मिल रहा है। प्रॉफिट भी हमें 15 से 20% के तक एवरेज मिल रहा है, तो ये एक अच्छा कंपनी। अब मार्जिन में अगर हम देखिए तो लॉन्ग टर्म में हमें 5% का मार्जिन मिला है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो करंट एस्टिमेशन हम ये करते हैं कि भाई हम करंट ईयर में हम 12% का सेल्स ग्रोथ रखते हैं। तो अब जब ये लास्ट क्वार्टर के अंदर जो हमें 8% का मार्जिन आए, तो आने वाले Q1 के अंदर हम 8% के मार्जिन को अगर हम कंसीडर करते हैं दोस्तों, तो हम आने वाले टाइम में Q1 के अंदर हम 67% का प्रॉफिट ग्रोथ रह सकते हैं, ऐसा अनुमान कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लॉन्ग टर्म के अंदर देखिए दोस्तों, तो हम एवरेज अगर लॉन्ग टर्म का अगर ग्रोथ 15% से करते हैं और प्रॉफिट भी अगर 15% का एवरेज करते हैं, और तो हमें 7% का मार्जिन यहाँ मिल सकता है। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि पिछले 10 साल से वो 7% से मार्जिन से ग्रो कर रहा है। लेकिन जो इसकी इम्पैक्ट आई थी, जो इसका मार्जिन गिरा था, सेल्स गिरा था, इसकी वजह थी इन्फ्लेशन और उसने जो प्राइस बढ़ाई थी दोस्तों। ये इसकी जो प्राइस की, क्योंकि वो इसका जो कस्टमर है वो लो टू मीडियम कस्टमर थे, तो वो लोग ये सोच रहे थे कि भाई हम ये ज्यादा प्राइस से हम उससे हायर प्रीमियम ब्रांड में क्यों ना जाए। लेकिन उसने जो रिलैक्सो ने जो गलती की थी वो उसने सुधार ली और अपने कस्टमर को धीरे धीरे वो वापस अपनी ओर ले रहे। तो अब हम उसकी फेयर वैल्यू देखते हैं याद दोस्तों। तो अगर हम देखिए कि जो 2022 में उसका ईपीएस 9 था और इसका ट्रेल ईपीएस अभी 6.3 आया है। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड ईपीएस को अगर हम कंसीडर करते हैं तो आने वाले क्वार्टर में हम 10.4 का ईपीएस मानते हैं। और अगर हम फेयर पी देखते हैं तो 51 का फेयर पी है और पिछले साल बहुत महंगा था। देखिए दोस्तों पीई जो 2022 में हम देखते हैं 9 के ईपीएस की कंपैरिजन में 113 का पीई था, जो कि अभी ट्रेल पीईबी के हिसाब से भी 144 का पी, मतलब पी बढ़ गया है, महंगा है। लेकिन आने वाले समय में ये इसकी प्राइस, इसका जो सेल्स बढ़ेगा 12% से और 15% से, इसके हिसाब से हम आने वाले समय में ये 10 के ईपीएस को कंसीडर करते हैं, अब 87 के पीई पे आ सकता है ऐसा अनुमान करते हैं। तो इसके हिसाब से आने वाले जो 2024 में अब हम अनुमान करते हैं कि अगर 12% का ग्रोथ रखे तो हमें 3100 का हमें सेल्स ग्रोथ मिल सकता है और 67% के हिसाब से हमें 250 मतलब 260 करोड़ का हम प्रॉफिट रख सकते हैं। इसके हिसाब से हमें ₹10 का ईपीएस आ सकता है, यानी कि 8% के मार्जिन को हम कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह अगर आने वाले 2030 की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर 15% का कंसिस्टेंसी ग्रोथ मिलता है लॉन्ग टर्म में, तो हम आने वाले 2030 तक ये जो सेल्स है हम 7,400 करोड़ का और प्रॉफिट हमें 500 करोड़ तक
मिल सकता है और हमारा EPS 20 रह सकता है। इसी तरह अगर हम देखें कि 2035 में अगर यही ग्रोथ कंसिस्ट रहता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हम जो अभी 3000 करोड़ की जो उम्मीद कर रहे हैं सेल्स की, वो 2035 में 13,000 करोड़ का हो सकता है और प्रॉफिट भी 8,000 करोड़ का हो सकता है। और हम आने वाले समय में 35 का EPS के मुकाबले हम 7% के मार्जिन की उम्मीद कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखिए तो अभी फेयर वैल्यू जो दिखाई दे रही है हमें 525, लेकिन अभी करंट प्राइस जो है 900, मतलब अभी जो ये उसका जो मार्जिन में गिरावट आई, सेल्स में गिरावट आई, इसकी वजह से ये अपनी फेयर वैल्यू से तो ऊपर ही है फिर भी, इसीलिए तो ये महंगा है दोस्तों। 1130 और 114 जो PE है तो ये अपनी फेयर वैल्यू से अभी ऊपर है। तो इसके हिसाब से अगर हम फेयर वैल्यू को हिसाब से अगर 2030 में हम 1006 का फेयर वैल्यू हम ले सकते हैं, ऐसा अनुमान कर सकते हैं, और आने वाले 2035 के अंदर 1700 का फेयर वैल्यू हो सकती है, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। अब हम ग्रोथ के बारे में देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर सेल्स ग्रोथ हमें 5% का मिल रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ -3% का है। अब लिक्विडिटी के हम देखते हैं तो मार्जिन हमें 6% का मिला है, करंट रेशियो 2.5 का है, ट्रेड साइकिल 0.10 है। और अगर सोल्वेंसी की बात करिए तो वैसे तो ये डेब्ट फ्री कंपनी है, फिर भी हम उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें, क्योंकि उसके जो कुछ स्टोर्स रहते हैं उसका रेंट होता है कुछ, तो ये सबको अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम 7% का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, डेब्ट रेशियो 25% और उसका ICR 10 है। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर बात देखिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 8.33% का है और रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी 6 है। रिटर्न ऑन एसेट के बारे में देखिए तो 6.90% का है। वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उसका फॉरवर्ड PE 87 का आएगा और इल अभी 6.69 है और बुक वैल्यू अगर हमें 75% मिल रही 75 रुपीस है और प्राइस टू बुक वैल्यू 12 है। और हम ग्रोथ के रेशियो को हम देखते हैं PEG रेशियो, तो वो अभी हमें -3.37 का रेशियो आ रहा है। तो ये है उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से। तो अब हम देखते हैं दोस्तों ये जो क्यों, अब हम देखेंगे कि इसने जो लास्ट जो अपने इन्वेस्टर मीट्स होती है ऑनलाइन, तो उसमें अपने दिखाया, उसने बोला कि उसने कैपेक्स भी बढ़ाया है और उसने जो उसका कैश जनरेशन रेशियो वो भी अभी बढ़ के आया है, 456 रुपीस आया है। अब हम नीचे यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो इन्वेस्टर मीट के अंदर जो उन लोगों के जो प्रमोटर है उसने जो बताया है हमें कि जो अभी वो उसका 400 आउटलेट्स है, लेकिन आने वाले समय में वो 465 आउटलेट इस ईयर ऐड करने वाले हैं। इसके अलावा जो कोविड की वजह से उसका जो मार पड़ा था वो भी धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। और दूसरा बात कि 1 जुलाई से गवर्नमेंट एक BIS पॉलिसी कर ला रही है, तो उसके रिगार्डिंग किसी ने पूछा प्रश्न, तो वो उसके प्रमोटर ने बताया कि इसलिए वो टोटली रेडी है। तो वो भी अगर पॉलिसी आती है तो उसका जो सेगमेंट है उसमें जरा से भी उसमें इफेक्ट आने वाली नहीं है। तो ये सब अगर हम देखते हैं पोजीशन के हिसाब से, करंट रेशियो और ग्रोथ रेशियो, और अब जो ये लिक्विडिटी और सोल्वेंसी, इसके हिसाब से हम अगर टेक्निकल के अंदर देखिए तो टेक्निकल के हिसाब से हमारी जो बाय रेंज आ रही है दोस्तों 945 से लेके 647 के बीच में अगर आता है दोस्तों। अब ये जो प्राइस है हमने जो ये आंकलन किया है, तो ये जो पेयर की अगर जो हम देख रहे हैं कि 17,000 की जो पेयर दिखी है उसमें अगर कंसिस्टेंसी रहती है तो डेफिनेटली ये आने वाले समय में हम अपने जो जहां से वो गिरा था, मतलब 13,300 के प्राइस, तो हम आने वाले समय में हम ये 13,100 रुपीस का प्राइस डेफिनेटली टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पर हम 5% प्रॉफिट रख सकते हैं। जब जैसे ही Q1 के अंदर ये इसके सेल्स और प्रॉफिट में गिरावट आई, तो हमने ये डिसाइड किया था कि उसका वेटेज घटाकर 0.5% रखा था। लेकिन अब जब Q4 के अंदर हमें उसके सेल्स पेयर में जो हम टर्न अराउंड देख रहे हैं 24 के, तो इसके हिसाब से हम अपना वेटेज थोड़ा बढ़ाकर उसको अब 2% का कर से है। तो ये था हमारा एक डिलक्सो के अंदर एनालिसिस दोस्तों। ये हम रिकमेंडेड नहीं करते कि आप बाय और सेल करो,
लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर कीजिए। ये हमारे एक ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से हमने ये यहाँ पर एनालिसिस किया है। तो मैं पीयूष सर से वो पूछना चाहूंगा कि उसमें इसके बारे में कुछ बताइए। थैंक यू सर। या वेरी वेल इनपुट बाय अशोक सोनाग्रा। दोस्तों हमने क्लियरली देखा कि कंपनी के फुटवेयर, कंपनी के जो पेयर्स है वो 2 साल से म्यूटेड थे, राइट। 2023 भी म्यूटेड था, 2022 भी कम था। अशोक भाई थोड़ा नीचे करो ना, जहां पे आपने एनुअल डेटा दिए हुए थे। दोस्तों हम क्लियरली देख रहे हैं कि 2021 में जो 19 करोड़ पेयर भी के, उसके बाद 22-23 दोनों म्यूटेड रहे, राइट। तो ये वो समय था जब आपके पेयर कम बिक रहे हैं, तो ऑब्वियस है दोस्तों आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आएगी, और वो हमने देखी है, राइट। अभी कोशिश रहने का स्टैंड था इतने समय, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बढ़ रहे थे। दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर जब इतने लंबे समय बाद हमने वापस से वॉल्यूम को आते देखा है, रिलैक्सो को वापस से हमने पॉजिटिव वॉल्यूम में आते देखा है। तो दोस्तों ये खुशी की बात है, हम अपना वेटेज को प्रॉपर अभी कर सकते हैं, राइट। जो बुराई थी वो निकल चुकी है। हम आने वाले समय में उम्मीद करेंगे रिलैक्सो वापस से फुटवेयर के ग्रोथ का पूरा फायदा उठाए, राइट। So it was a great, wonderful presentation by Ashok Sonagra and Zaid Bhai. Thank you very much to everybody and Jai Hind. धन्यवाद दोस्तों. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.